आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज आ रही है बच्चा? नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही सर।
सर आवाज का सर दोबारा आपकी इशू। नहीं आ रही। अरे आपकी आवाज बार बार कट रही। हाँ, नहीं सर, जैसे स्पार्किंग होती है ना, वो ऐसे शायद हो रही है, वो तारे में। अभी कुछ नहीं, बड़े ही बंदे तो आवाज नहीं आ रही। सर आपकी तरफ कोई इशू है? नेट का कोई इशू नहीं है? दान छाड़ता नहीं जा मोल मारो तो वो बेवकूफ है जिन्हें अगले रोजा रख के पढ़ाते पढ़ाने च मसला नहीं होता, पढ़ने च मसला होता। गलत फहमी है। मैंने 3 घंटे कह रहा किसी को पढ़ाना, मैं पढ़ा देता। मैं जी 5 सर। मिनट नहीं पढ़ना है, इसके बाद चादर निकाल के बैठ रहा अच्छा पोर्शन दोनों सेट में भी आ सकता है। इसको अगर इकट्ठा लिखना हो तो ये सारी लाइनें क्या हैं, तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी है, इकट्ठा करके ना। मैं कह रहा हूं ये जो शेडेड एरिया है इसको क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे जी ए और बी को दोनों को मिला के लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। तो चूंकि ये देखिए ना, यूनियन की क्या डेफिनेशन होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसको, आल्दो में हम सेट थ्योरी यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ये सारी की सारी वो एलिमेंट्री सेट थ्योरी से आई है। आप याद करें कि ए यूनियन बी एलिमेंट्री क्लास में
हम किस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो सेट है इसके जो मेंबर्स हैं वो कम से कम एक सेट में जरूर आते हैं, कम से कम उसके जो मेंबर्स हैं वो एक सेट के जरूर है जब भी यूनियन बी लिखते हैं। तो यही चीज यहां पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो लाइन है वो कम से कम एक सेट में जरूर है, दोनों में भी हो सकती है लाइक दिस वन, ये दोनों में भी हो सकती है, लेकिन कम से कम वो एक सेट में जरूर है, तो उसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को लिखना हो तो आप लिख सकते हो पोर्शन ऑफ ए, अगर मैं इसको मार्क कर दूं आप कहेंगे ये पोर्शन है, पोर्शन ऑफ ए, प्लस कर दें इसमें बी, जैसे हम पहले मैं लिख रहा था, ये वही बात है, पहले गर्ल्स काउंट कर ले फिर सारे के सारे वियर ग्लासेस, और उसके बाद देखें विच वन इज अ कॉमन। और जब आप रूटीन में कॉमन को लिखते हैं तो आप लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या मुराद है? ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, तो इसका जो तर्जमा है वो और एंड और, तो दोनों में भी है, तो वो फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने ए को लिया है तो काउंट कर लिया, बी को लिया तो फिर काउंट कर लिया, तो ये पोर्शन 2 दफा काउंट हुआ है। तो जब 2 दफा काउंट हुआ वही कर दे तो हम कह देते हैं कि ये माइनस में है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, क्योंकि कोई भी पोर्शन डबल काउंट नहीं होता, तो फिर आप कहेंगे अब इसमें से माइनस क्या करना, तो नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पोर्शन जो है वो नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इनके ऊपर अगर मैं प्रोबेबिलिटी अप्लाई करूं तो वी कॉल इट एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो क्या है? सिंपली वो जो मैंने इसको अगर वर्ड्स में लिखना हो तो और करके लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। वही बात, ए वाले काउंट कर लें प्लस बी वाले और माइनस कर दें इनमें से कॉमन। अब जरा मैथमेटिक्स वाले क्या लिखते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं जी और का वर्ड लिखते, और का मतलब यूनियन होता है, बट ठीक है, यूनियन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कब? जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये पोर्शन कब जीरो होगा? जब वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होगी। क्योंकि उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होगी तो फिर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दैट बिकम्स जीरो। तो इसे हम कहते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम इसे इसलिए बोलते हैं कि जिसमें प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं वो ऐड होती हैं। ये देखें, ऐड, और ये जो माइनस होता है ना, आप इसे भी ऐड कर लें, ब्रैकेट में कर लेना, तो इसलिए हम इसे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जी ये कब यूज करना है? हाँ बिल्कुल, यही क्वेश्चन है कि ये कब यूज करना। तो मैं जरा पहले 2 वर्ड और एक्सप्लेन कर लूं, फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल हैं कि जी कब किस जगह पर आपने एडिशन थ्योरम यूज करके उससे कर क्या रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले तो बड़ी सिंपल थी, फिर एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई जिसमें और का वर्ड आ गया, फिर एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई जिसमें एंड का वर्ड आ गया, उसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये कहाँ यूज करनी है, इसकी मदद से कब हमने इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पढ़ते हैं। लेकिन पहले 2 वर्ड्स हम एक्सप्लेन कर लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो अभी आपको समझाए, अच्छा डेफिनेशन से ज्यादा ना आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर कंसंट्रेट किया करें, क्योंकि एग्जाम में कौन सा आपको ये लिखा जाएगा कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। Events are said to be mutually exclusive if the occurrence of an event totally prevents occurrence of all other events in the trial। यानी कि अगर वो होगा तो दूसरे नहीं होंगे। In other words, 2 events cannot occur simultaneously। दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, यानी कि उनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। साइमल्टेनियस का मतलब यही है ना। फर्ज करें अगर मैं आपको ये कहूं कि ए है पास इन क्यूटी, कोई भी इवेंट हो सकता है ना। तो एक स्टूडेंट है जी वो क्यूटी में पास है, एक इवेंट बी है पास इन आईटी, एक इवेंट सी है फेल इन क्यूटी। फर्ज करें ये 3 इवेंट है, साइमल्टेनियसली अक्कर करने का मतलब ये है कि जी क्या पॉसिबिलिटी है कि क्लास में से
मैं अगर कोई स्टूडेंट काउंट करूं या गिनूं तो उनमें दोनों खूबियां हो सकती हैं। हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल आपको कुछ ऐसे जरूर मिलेंगे, ए एंड बी वाले जरूर मिलेंगे, वो क्यूटी में भी पास होंगे, वो आईटी में भी पास होंगे, मे बी 4। तो हम कहेंगे फिर ए और बी जो है चूंकि सेम टाइम आ सकते हैं, सेम टाइम ए भी हो सकता है, वो पास इन क्यूटी भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो हम कह देंगे ये म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट मी है ये। अच्छा, क्या आपको क्लास में से ऐसे स्टूडेंट मिल सकते हैं जो सेम टाइम क्यूटी भी उनका क्लियर हो और क्यूटी उनका फेल भी हो? ये तो नहीं हो सकता ना। ये ऐसा स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है जिनका क्यूटी पास भी है और क्यूटी भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है या वो ए हो सकता है या सी हो सकता है। ये जी सारे वो हैं जो क्यूटी में पास हैं, ये ए हैं, ये सारे वो हैं जो क्यूटी में फेल हैं, सी तो कॉमन तो नहीं इनमें हो सकता। तो इसलिए फिर हम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के एक्चुअल मीनिंग क्या है। 2 इवेंट्स अगर पॉसिबिलिटी हो सेम टाइम आ सकते हैं, पॉसिबल है जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेम टाइम हो सकता है, तो हम कहते हैं ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर जी ये आ जाएगा तो फिर ये नहीं आएगा, तो इससे हम कहते हैं कि ये इवेंट दोनों सेम टाइम अकर नहीं कर सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल, इन इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको हम इक्वली लाइकली या इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स कहते हैं? अच्छा, अगर आप टॉस करते हो, सिक्का टॉस करते हो, हेड आने का चांस ज्यादा होता है या टेल आने का चांस ज्यादा होता है? ये दोनों सेम होते हैं, मेरा ख्याल दोनों सेम होते हैं। अगर हेड और टेल आने के चांसेस ज्यादा हैं तो आप कहोगे कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी आउटकम्स जो हैं वो सबकी प्रोबेबिलिटी या आने का चांस इक्वल है, तो हम कहते हैं ये इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं या इक्वली प्रोबेबल है। सिक्का आप डाइस थ्रो करते हो, इक्वल आउटकम्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 1 के आने का चांस ज्यादा है या 2 या 3 या 4 के, सारे 6 की 6 का सेम ही है, 6 की 6 की सेम ही है। दैट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि वो इक्वली लाइकली इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स हैं। फर्ज करें किसी ने एक डाइस बनाई और क्या किया उसने, उस डाइस में उसने नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और जो 5 है ना उसका एक डॉट उसमें उसने मिटा दिया है। अब इसका मतलब उसके ऊपर भी 4 डॉट हैं और ये 6 है। और अगर अब पूछा जाए कि अजी जब डाइस को थ्रो किया जाएगा तो क्या हर इवेंट के आने के चांसेस बराबर हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 2 साइड पे लिखा हुआ है, तो 4 का चांस बाकियों से डबल हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे ये नॉट इक्वली लाइकली हैं या नॉट इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स हैं। तो ऐसा कोई भी आउटकम्स, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट्स जिसमें आउटकम्स के हर आउटकम के आने का चांस बराबर हो, कोई रीजन नहीं है कि हम इस आउटकम को प्रेफरेंस दे सकें कि हाँ जी इसके आने का चांस ज्यादा है, इसके आने का चांस कम है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहते हैं कि इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली हैं। आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट वन आउटकम टू अकर इन प्रेफरेंस टू अनदर। Among all exhaustive outcome, each of them has an equal chance of occurrence. हर आउटकम, हर रिजल्ट के आने का चांस बराबर, तो हम कहते हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो 2 डेफिनेशंस हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, and then now the exhaustive events. Events are said to be exhaustive if they constitute the sample space. Sample space total. For example, फर्ज करें ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, इसमें से ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। अगर मैं ए और बी को इकट्ठा कर दूं तो क्या सैंपल स्पेस बन जाएगी? नहीं, ये पोर्शन रह जाएगा, ये तो अभी कवर होने वाला रहता है, तो ये सैंपल स्पेस तो नहीं ये कंप्लीट होगी। तो हम कहेंगे ए और बी एग्जॉस्टिव नहीं है। हाँ, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको स्केच कर दूं कि ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, अब एग्जॉस्टिव है? अब एग्जॉस्टिव है, पूरी सैंपल स्पेस कवर हो गया है, देयर इज नो अदर ऑप्शन
स्टिल अवेलेबल, तो आप कह सकते हो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ दे कॉन्स्टिट्यूट द सैंपल स्पेस। ये भी तो हो सकता है ना, फर्ज करें आपके पास, फर्ज करें ऐसे मैं एक सेट लिख लेता हूं, ये जी सैंपल स्पेस है। इवेंट क्या होता है? सबसेट होता है, एक पोर्शन होता है 1 2 B 3, दोनों के मिलाऊंगा पूरी सैंपल स्पेस बन जाती है? नहीं, 4 मिसिंग है, 4 नहीं कवर होता, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स उस इवेंट्स को कहते हैं कि अगर उन सारे इवेंट्स को इकट्ठा, उन सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट जिसे कह सकते हैं बन जाता है, तो हम कह देते हैं इवेंट्स जो हैं वो आपके पास एग्जॉस्टिव है। तो आई थिंक सो मचली इंक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो सेम टाइम अकर नहीं कर सकते। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिनके हर एक के आउटकम्स के आने का चांस बराबर हो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो मिलके, ऐसे सबसेट्स जो मिलके पूरी की पूरी सैंपल स्पेस कवर कर दें, उनको हम कह देते हैं कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब बात हो रही थी जो मैंने आपको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी टीच किया था, वो कहां यूज करना है। ऑल्दो ये एग्जांपल हम कर चुके हैं, याद करेंगे अभी 2-3 पेजेस पहले हमने ये एग्जांपल्स की थी। चले, हमने ये एग्जांपल किस तरह से परफॉर्म की थी। क्वेश्चन क्या था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 5 एम्प्लॉइज हैं, उनकी जेंडर है और उनकी एजेस का डेटा सेट नोट किया गया है और कहा गया है कि उनमें से एक नाम निकालना है। कहता है जी जो नाम 5 में से एक हम सिलेक्ट करेंगे, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो कोई फीमेल होगी या उसकी जो एज है वो ओवर 35 होगी। तो याद करें हमने और का वर्ड आ गया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमने इसकी काउंटिंग की थी। कैसे काउंटिंग की थी? पहले मैंने फीमेल काउंट कर दिए, वो 2 बनती थी फीमेल। फिर मैंने वो काउंट किए जिनकी एज ओवर 35 थी, ये वाली। और उसके बाद मैंने काउंट किया कि जी इसमें कॉमन कितने थी, तो 3/5। तो ये हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया था। ठीक, देयर इज अनदर वे, इसी क्वेश्चंस को करने का एक और वे है। पहले मैंने क्या किया है कि ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है उसको एक ही इवेंट मैंने डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज ए ना, ए बी सी वगैरह से ये पूरी स्टेटमेंट एक इवेंट कहलाई। काउंटिंग एक ही करनी है जो कि फार्मूला है NA/NS। अब जरा इसको अल्टरनेटिवली देखें, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बात है। अल्टरनेटिवली देखें कि इस प्रॉब्लम को और किस तरह से हम कर सकते हैं, और फिर डिस्कस करेंगे कि जी आपने हमें 2 मेथड बताए हैं कि अगर और का वर्ड आ जाता है तो एक तो आप मेथड 1 यूज करें, ये वाला बड़ा सिंपल सा है। दूसरा है वही कॉन्सेप्ट के साथ ही, आप देखेंगे कि बिल्कुल वही यूज कर रहा हूं, तो एक और वे से भी इसको कर देंगे और फिर डिस्कस ये करेंगे। अच्छा जी एग्जाम में आता है तो क्या हमें मेथड 1 करना चाहिए या मेथड 2? हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें एक मेथड कम से कम आप कहें जी ये तो फेल हो जाता है, और किस मेथड को हम ऑलवेज यूज कर सकते हैं, तो ये बात की बात है। अच्छा, दूसरी जो सिचुएशन है उसमें आपने क्या करना है कि 2 जो इवेंट हैं उन 2 इवेंट्स को जब आप रखेंगे 2 इवेंट्स को, तो उन 2 इवेंट्स को आप 2 अलग-अलग इवेंट डिक्लेयर करते हैं। देखिए इसमें 2 वर्ड आ रहे थे ना, और से पहले का वर्ड था फीमेल, उसको मैंने एक इवेंट डिक्लेयर कर दिया। और के बाद का वर्ड था ओवर 35, उसे मैंने दूसरा इवेंट डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? अच्छा, जब आप लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, फीमेल की जगह आप ए लिख दें, और की जगह यूनियन, ओवर 35 की जगह बी। कहता जी इसकी प्रोबेबिलिटी ले। तो मैंने अब क्या किया है कि वो जो स्टेटमेंट थी जिसे मैंने एक ही इवेंट डिक्लेयर किया था, अब मैं उसको जो है वो 2 इवेंट्स डिक्लेयर कर रहा हूं। इसको लहदा एक इवेंट डिक्लेयर कर रहा हूं, इसको लहदा एक इवेंट डिक्लेयर कर रहा हूं। तो क्या इसका कोई फार्मूला पढ़ा है? यस, एडिशन थ्योरम हमने यही पढ़ा है कि whenever there are 2 events and there is a union between them, and you have to calculate the probability, then calculate the probability by using the addition theorem of probability. P of A, P of B minus P of A intersection P। अब हमें कोई क्लियर नहीं है कि जी पता नहीं ये कॉमन आएंगे कि नहीं आएंगे, लिख दें। अगर नहीं कॉमन आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 0 आ जाएगा, और हमें इस चीज की फिक्र नहीं है कि जी ये लिखना था कि नहीं लिखना था। आप लिख दें, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। अब हमें एडिशन थ्योरम के लिए जो चीजें रिक्वायर हैं वो बेसिकली
पी ऑफ ए रिक्वायर्ड था, ये मैंने पी ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, हाउ मेनी फीमेल्स, 2, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2/5 ओवर 35, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी ओवर 35, काउंट हाउ मेनी ओवर 35, 2, प्रोबेबिलिटी 2/5। फिर एडिशन थ्योरम में आपको पता है कि ये वाली चीज भी आपको रिक्वायर होती है, इंटरसेक्शन बी वाली भी। अब क्या है ये, ए का मतलब फीमेल, बी का मतलब ओवर 35 और इंटरसेक्शन का मतलब काउंट करें जिसमें दोनों खूबियां हो। ऐसी फीमेल जो ओवर 35 है, ऐसी फीमेल जो ओवर 35 हो, फीमेल जो ओवर 35 एक ही बनती है, तो 1/5। क्या किया मैंने, सिर्फ पहले मैं इनकी काउंटिंग कर लेता था और लास्ट पे 5 पे डिवाइड करके आंसर लेता था, और अब क्या कर रहा हूं, इनकी काउंटिंग करके साथ ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं। काउंटिंग की 2, साथ ही प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की। जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, जिसकी भी करनी हो, उसकी काउंटिंग करके टोटल पे डिवाइड कर दे। इसकी काउंटिंग की, साथ ही प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की। इसके बाद इसे एडिशन थ्योरम में रख दिया, सॉल्व किया। क्या ये तो वही चीज नहीं बनी हुई, ये वाली, बिल्कुल ये वही चीज है, तो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन ये शायद एडिशन थ्योरम थोड़ा सा आप कह लें कि जरा लेंथी हो जाता है कि जी पहले 2 इवेंट होंगे, अलग-अलग उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उनकी कॉमन की करेंगे, एडिशन थ्योरम में रखेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या वही नहीं यूज कर रहा मैं कि जी पहले ए काउंट कर लें, फिर बी काउंट कर लें, माइनस कर दें उनका कॉमन, एडिशन थ्योरम बन गया। तो इधर भी तो यही कर रहे हैं, पहले ए काउंट कर लें, फिर बी काउंट कर लें, को कॉमन है माइनस कर दें। बस इधर मैं नोटेशन नहीं आपको दे रहा, इधर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इधर जरा थोड़ा सा टेक्निकल वे से तो किया जा सकता है। Whenever there are 2 events and between them is a union symbol, we must use addition to calculate its probability, or alternatively we may count directly by considering it only a single event, that is A. Count this plus count this and minus the common between these two. और यही एग्जैक्टली यही बात मैं यहां पर भी कर रहा हूं, काउंट की जगह कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कॉमन। तो 2 अब आपके पास सिचुएशंस आ गई, और का वर्ड हो तो आप दोनों तरह से इसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। चलें जी, अब आ गई बात। वैसे तो प्रेफरेबली अगर आप नोट भी करें तो ये सिंपल है, डायरेक्टली आप काउंट करके सैंपल स्पेस से एक ही काउंटिंग निशान लगा ली, जो डबल मार्क में आ गया वो माइनस कर दिया और आंसर आ गया। दैट्स ट्रू, इजी है, उसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज ये इजी है। देखते हैं कि 2 सिचुएशंस मैंने आपको, या 2 मैंने क्वेश्चन आपको बताई, इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो, या कौन सा ऐसी टेक्निक है जो में वर्क करेगा। एग्जांपल है, the probability that a student will pass in mathematics is 0.6। उसने खुद ही बता दी कि अगर कोई एक स्टूडेंट एग्जाम में जाता है, मैथ के एग्जाम में, तो एक में से 0.6 स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएंगे, यानी मैथ का पासिंग रेट जो है वो 60% है। एंड दैट अ स्टूडेंट विल पास इन स्टैटिस्टिक्स इज 0.4। और अगर वो स्टैटिस्टिक्स की पेपर में क्लास में से कोई एक स्टूडेंट जाता है तो 0.4 चांस है पास होगा, या 40% स्टूडेंट क्लास के जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के पेपर उनका क्लियर और मैथमेटिक्स क्लियर है। ही विल पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज 0.3। लाइक ऐसे ही फर्ज करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फर्ज करें, जिसके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूं, इसका मतलब है उनका मैथ क्लियर है। रोल नंबर 1 2 3 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 7 8, तो ये 6 बन गया 10 में से। तो अगर आपको मैं कहूं कि जी कितने मैथ का परसेंटेज, आप कहें जी 10 में से कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, तो 60% तो हो गया। अब स्टैट्स के जो स्टूडेंट्स पास हैं वो 40% है। 4 लोग स्टैट्स में पास हैं, ये स्टैट्स में फेल है, ये स्टैट्स में फेल है, ये स्टैट्स का पास है, ये पास है। 4 लोगों ने
स्टैटिस्टिक्स में क्लियर करना है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें 1 2 3 4, तो आप कह सकते हो कि जी 4/10 स्टैट्स के पास होने का 4/10 दैट इज 0.4, मैथ के पास होने का 6/10 दैट इज 0.6। तो ये जो इंफॉर्मेशन है he will pass in both math and stat 0.3, यानी कि दोनों सब्जेक्ट जिनके क्लियर हो, इसका एक सब्जेक्ट क्लियर है, इसका ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके दोनों सब्जेक्ट क्लियर है, इसके भी दोनों क्लियर है। और गलती हो गई हमसे, 3 होने चाहिए थे। और तो नहीं है, चले इसको ठीक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको ठीक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं जी, इधर टिक कर लेते हैं और ये जो टिक है इसे क्रॉस कर देते हैं। ये कोई डेटा सेट नहीं है, मैं ऐसे ही आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मतलब है। तो स्टिल 4 लोग स्टैट्स में क्लियर हैं 4/10, 6 लोग मैथ्स में क्लियर हैं 6/10, और अगर आप इनकी बात करें तो ये बनते हैं 3, 1 2 3। तो क्लास के 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दोनों सब्जेक्ट ही क्लियर है। तो ये लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में उसने कुछ डेटा नहीं आपको दिया। देखिए परसेंटेज से 0.6 से ये नहीं पता क्लास में कितने हैं। 10 स्टूडेंट क्लास में हो, 6 पास हो सकता है 20 हो, 12 पास हो, 60% बनते हैं। हो सकता है 50 हो, 100 हो, 500 हो, 60% बना लें उसका। यानी कि जब आपको परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी पता हो तो आप ये कतई नहीं कह सकते जी हमें टोटल नंबर भी पता होता है कि कितने, तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। अब उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई, कहता है जी कोई क्लास है, उसका 60% बच्चे उसमें से मैथ के पास हैं, 40% बच्चे उसमें स्टैट के पास हैं, और 30% बच्चे ऐसे जिनके दोनों सब्जेक्ट ही क्लियर है। कहता है इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उस क्लास में से अगर एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाए, देखिए सबका मैथ क्लियर नहीं है, सबका, कुछ ऐसे हैं जिनके दोनों पास हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका मैथ पास है, कुछ ऐसे जिनका स्टैट्स पास है। कहता इफ आ स्टूडेंट इज सिलेक्ट एट रैंडम, क्लास में से पेपर जो टीचर था उसने सारे स्टूडेंट्स के जो नेम्स थे वो पेपर स्लिप्स पे लिखी है, और कहता है जी अगर उसने एक पेपर स्लिप वहां से पिक कर ली, क्या चांस है। देखें जहां पर भी हमें किसी चीज का पता ना हो, पेपर स्लिप उठाने लगे हैं, ये कौन सा होगा जिसका मैथ क्लियर होगा या स्टैट क्लियर होगा या दोनों फेल होंगे या दोनों पास होंगे, वी डोंट नो। तभी तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। A student is selected at random, but is the probability that he will pass in, ये अब आपके पास इवेंट है। कहता है ऐसा स्टूडेंट सिलेक्ट हो जो मैथ में पास हो या और स्टैट्स। चलें, अगर तो आप इसको एक इवेंट बना लें, जैसे पहली एग्जांपल की थी, उस इवेंट के तहत हमें ये काउंट करना है कि टोटल स्टूडेंट मैथ में कितने पास हैं। ये तो पता ही नहीं, तो पता ही नहीं कितने। मत कहिएगा कि 6 पास हैं, अगर 10 हो तो 6 पास हैं, लेकिन कहां लिखा गया क्लास में 10 हैं। 100 भी तो हो सकते हैं, अगर 100 है तो 60 है, फिर अगर 100 है तो 60 है, अगर 200 है तो फिर 120 पास हैं, वो भी 60% ही बनता है। तो हमें तो नहीं क्लियर। अगर मुझे पता ही नहीं है, यानी कि मेरे पास सैंपल स्पेस नहीं है। सैंपल स्पेस क्या होती है? ऑल पॉसिबिलिटीज काउंटिंग की। देखिए जितने भी एग्जांपल्स की थी जिसमें आपको 5 एम्प्लॉइज थे तो हर एक की डिटेल पता थी ना। नहीं है कि स्टूडेंट है टोटल कितने, तो डिटेल तो उसके बाद आएगी कि जी पहला जो रोल नंबर 1 है उसका क्या क्लियर है, रोल नंबर 2 का क्या क्लियर है, वो तो मैंने लिखा। अगर 10 स्टूडेंट हो तो ये इस तरह से ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपको एक बात ये क्लियर हो गई, क्योंकि यहां पर सैंपल स्पेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, और हम जो पहली टेक्निक अप्लाई करते थे, किसी टेक्निक, देखिए ये सैंपल स्पेस आपको अवेलेबल थी, आपने ये टेक्निक यूज की और आपने कहा इसको एक ही इवेंट डिक्लेयर करें, ये अलहदा काउंट कर दें, ये अलहदा काउंट कर दें, कॉमन माइनस कर दें, तो वहां पर ये टेक्निक अब वर्केबल नहीं है इस सिचुएशन में।
ये वर्केबल नहीं है। अच्छा, दूसरी शायद जरूर वर्केबल है। क्यों? उस टेक्निक में इसको आप ए कह दें, इसे आप बी कह दें, और को यूनियन कह दें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप कहें जी ये कहां से आएगी, सैंपल स्पेस तो नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर है। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटीज आती हैं, उसने सैंपल स्पेस तो नहीं दी, लेकिन प्रोबेबिलिटीज वगैरह उसने इन इवेंट्स की खुद ही दे दी है। अगर आप नोट करें तो इन इवेंट्स की उसने प्रोबेबिलिटीज खुद ही दे दी। ये आपके एग्जाम में आया था जब सब्जेक्टिव पेपर था, तो उस वक्त जी आई थिंक 2 या 3 मार्क्स का ये एग्जाम में आया। अब इसके तहत मैंने कहा जी कि द ओनली ऑप्शन इज द एडिशन थ्योरम नाउ। हाँ, अगर सैंपल स्पेस दी भी होती तो ये मैंने सैंपल स्पेस से पहले कैलकुलेट करना था, जैसे पिछली एग्जांपल में किया था। सैंपल स्पेस अवेलेबल थी, उधर से ये कैलकुलेट कर लिया, उधर से ही ये कैलकुलेट कर लिया, बाद में यहां पर थ्योरम में से पुट कर दिया। यहां सैंपल स्पेस अवेलेबल नहीं है तो पहला मेथड कैसे अडॉप्ट करें, आपके लिए दूसरा कैसे करें, उसमें भी तो प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन है वहां पर, ठीक है। ए को मैंने कह दिया पास इन मैथ, बी को कह दिया पास इन स्टैट्स, और यहां पर प्रोबेबिलिटीज उसने ऑलरेडी दी हुई है। मैथ में पास होने का चांस दिया हुआ है, स्टैट्स में पास होने का चांस दिया हुआ है, और दोनों कॉमन। एडिशन थ्योरम बड़ा सिंपल है, P प्लस सेक्शन B 0.7, या अगर ऐसे आप परसेंटेज में लिखें तो 70%। क्या 70%? कि जी अगर क्लास से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करें, क्लास से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो 70% चांस होगा कि वो जो स्टूडेंट होगा उस या तो वो मैथ उसका क्लियर होगा या स्टैट। अब देखें, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका सिर्फ मैथ, देखें फर्ज करें टीचर क्लास में आता है, आके कहता है कि अच्छा भी वो बच्चे जरा थोड़े से क्लास में खड़े हो जाएं जिनका मैथ का सब पेपर क्लियर है। कुछ बच्चे 10 बच्चे क्लास में बैठे थे जिसमें से 6 हो गए कि जी हमारा, आपने कहा था मैथ क्लियर है तो हमारा तो मैथ क्लियर है। टीचर ने कहा ओके फाइन आप बैठ जाएं। अब उन्होंने कहा जी अब वो बच्चे खड़े हो जाए जिनका स्टैटिस्टिक्स का पेपर, अब जो मैथ तो उनका क्लियर था लेकिन उनका स्टैट्स भी क्लियर था। अब टीचर ने कहा जिनका स्टैट का पेपर पास है वो दोबारा नहीं खड़े होंगे क्योंकि उनका स्टैट भी तो पास है ना। आपसे ये पूछता हूं कि टीचर ने जो अनाउंसमेंट की थी, जो बच्चे खड़े हुए हैं, पहले मैथ की वजह से खड़े हुए, बाद में कुछ बच्चे स्टैट्स की वजह से खड़े हुए, और कुछ पूछ रहे फिर टीचर वो बच्चे जो थे जो पास, तो पूछे क्या ये नहीं कहूंगा कि जी बच्चे जो खड़े हुए थे दोनों दफा या उनका मैथ क्लियर था या स्टैट्स क्लियर। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को मोर टेक्निकल वे से ये बोला जा सकता है कि जो बच्चे खड़े थे उनका कम अज कम, एटलीस्ट इसे वर्ड बोलते हैं, कम अज कम एक सब्जेक्ट जरूर क्लियर था, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट जरूर उनका पास था। देखिए जिनका मैथ पास है उनका एक सब्जेक्ट पास है, जिनका स्टैट पास है आप कहें जी इसका भी तो एक ही, बिल्कुल एक है। अगर जिनके दोनों हुए तो वो भी नहीं खड़े होंगे, वो तो दोनों दफा खड़े होंगे ना। तो इस और का मतलब आप समझ लें, इस और का मतलब, अगर तो ये आपको स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिटली वर्ड लिखा हुआ मिलता है और तो कंफ्यूजन नहीं है। और का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब है कि हम तो ये एटलीस्ट 1, कम से कम एक। देखिए फिर दोबारा यूनियन का सेट याद करें। यूनियन सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो ए भी होते सेट में होते हैं जो दोनों में ही होते हैं कि दिस वन इज द एडिशन थ्योरम। तो जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी उसके जो मेंबर्स हैं वो अक्कर कर सकते, कुछ जो सिर्फ एक सेट में होंगे, कैसे होंगे जो दोनों सेट में। फर्ज करें ये पूरी क्लास है और इस पूरी क्लास में से ये स्टूडेंट वो हैं जो मैथ में पास हैं,
ये स्टूडेंट वो हैं जो स्टैट्स में पास हैं, तो ये स्टूडेंट्स वो हैं जिनका मैथ और स्टैट दोनों ही क्लियर था। तो कह सकता हूं कि ये सारे के सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर, अगर वो इधर है तो ये क्लियर है, अगर इधर है तो ये क्लियर है, एक सब्जेक्ट ही है ना, लेकिन अगर वो स्टूडेंट ये वाला है तो इसका मतलब उसके 2 सेट हो गए। तो कह सकते एटलीस्ट 1 जरूर आते हैं, दोनों में भी तो आ रहे हैं ना इस वक्त। तो अब कंक्लूड ये कर रहा हूं, सैंपल अवेलेबल हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, और मैं प्रेफर करूंगा ये वाला क्योंकि आसान है। सैंपल स्पेस अवेलेबल नहीं है और का वर्ड आ रहा है और उसने हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज मेंशन करके दी हुई है, कुछ प्रोबेबिलिटीज उसने हमें खुद ही मेंशन करके दी हैं, तो फिर आप मजबूरी ये बनती है कि आप फिर एडिशन थ्योरम ही वाहिद चॉइस है। ये कर रहा हूं कि शायद और का वर्ड हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसकी वाहिद चॉइस जो है वो प्रोबेबिलिटी ही रह जाए, यानी एडिशन थ्योरम ही रह जाएगा वाहिद चॉइस के तौर पर। कब? जब सैंपल स्पेस एग्जामिनर ना है, बल्कि क्या करनी है हमने कहा जी प्रोबेबिलिटीज नहीं लेनी थी ये वाली, ताकि हम उसे एडिशन थ्योरम में यूज करना था हमने। वो कहता जी सैंपल स्पेस तो नहीं दे रहा, मैं आपको खुद ही प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड। क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एडिशन थ्योरम और कब यूज करना है। whenever there is a word of or between two, treat before or statement as a one event, treat the statement after or is another event, and then make the probability that is union B. सैंपल स्पेस अवेलेबल हो दो तरह से किया जा सकता है, सैंपल स्पेस अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इसको एडिशन थ्योरम से ही सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, फिर मैं आपसे क्वेश्चन एग्जांपल है, इफ अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 100, what is the probability that selected multiple of 3 or 5? 3, 6, 9, 12 ये सारे वो नंबर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हैं। अब अगर आप कि जी क्या इसमें हमें सैंपल स्पेस अवेलेबल है, बिल्कुल हमें अवेलेबल है। नंबर उसने बता दिए 1 to 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अप टू 100, बिल्कुल सैंपल स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें हमें 2 इवेंट्स अवेलेबल हैं। एक इवेंट ये है कि ऐसे नंबर काउंट करें जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, क्योंकि हमने काउंट करना है ना, और का वर्ड आ गया, पहले वो काउंट कर लें जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, फिर 12 भी आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है एंड सो ऑन। लेकिन थोड़ा लेंथ देख लेते हैं, ये कितने, ये सारे काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने काउंट करना है कि कितने इवेंट उसमें जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 इवेंट्स जो हैं वो टोटल जो हैं वो कितने आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 5 इवेंट्स। सर आवाज का फिर प्रॉब्लम आ रहा है। सर आवाज नहीं सर आपकी ठीक आ रही, बहुत शोर आ रहा है, कभी रुक जाती है और 10 मिनट से कट के आ रही है आपकी आवाज। बेटा अब वो ना एक्चुअली इधर से कोई इशू नहीं है, ये शायद कोई नेट ट्रैफिक का ही इशू आ रहा है। अब आवाज ठीक है, ये अब भी ऐसे ही आ रही है? सर एक बात समझ आती है, अगली बात सुनाई नहीं देती, फिर पार्किंग हो जाती है। माइक के जैसे शोर आता है ना ऐसे।
और डायरेक्ट लगा के देख। आपके माइक में मसला है सर। सर आप माइक चेंज कर लें। यस सर। सर कुछ जब देर आप के लिए उसमें ठीक हो जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं।
Yes, sir. Sir, 5 by 10. 10. सर 9 by 10 आएगा।
सर सबमिट हो ही नहीं था रहा। नहीं सर, अब क्लास के टाइम में मैंने सबमिट किया था पर सबमिट हो ही नहीं था रहा। नहीं सर, कोई मैसेज आ रहा और सबमिट का ऑप्शन भी नहीं था आ रहा। सर सर बंद हो गया था पहले। सर वो आपने कहा था ना कि सर खुद ही सबमिट हो जाएगा, आप 15 मिनट वेट करें। तो सर आपने सर टेक्स्ट, सर ग्रुप में टेक्स्ट आया हुआ था कि मतलब 15 मिनट वेट करें। 2:15 आप मतलब 15 मिनट रिलैक्सेशन दी थी आपने। नहीं सर, आपने सर क्लास में मतलब क्लास के दौरान बताया था सर आपने, मीटिंग सर एंड एंड करने से पहले। तो आपने कहा था 2:15 पे सर ऑटोमेटिकली ये मतलब रीसबमिट मतलब सबमिट हो जाएगा सर। तो, तो सर मैंने सबमिट किया है सर, लेकिन वो हुआ नहीं है सर। सर ऊपर ऊपर सर लिखा हुआ आ रहा था सर, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज। सर हमें तो रिजल्ट ही नहीं, सर हमें रिजल्ट ही नहीं मिला सर। रिजल्ट कहाँ पे? सर व्हाट्सएप पे तो कोई सर मैसेज नहीं आया। सर सेम प्रॉब्लम सबके लिए नहीं हो रहा था ना, ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे थे।
सर आपने कहा कि 19 आपने कहा था 19 मिनट हो गया और मेरी लॉगिन थोड़ी लेट हुई थी, मतलब मेरे पास तो यस सर, यस सर, मेरा सबमिट हो गया था, मेरे 38 मार्क्स हैं। यस सर, फोटो सेंड कर दिया मैम ने।
तो सर मैंने यही पूछना था सर, मैंने मतलब बाद में सर सबमिट किया था तो फिर मेरा मतलब शो नहीं हुआ आपके पास सर। जी सर। तो मैंने तो सर इसलिए नहीं करवाया था, आपने कहा था कि मतलब ये खुद ही मतलब सबमिट हो जाएगा सर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर। तो सर मेरा ऑफ हुआ ही नहीं सर। नहीं सर। जी सर। नहीं सर, वो आपने कहा था कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर, मैंने तो सर रख दिया था सर, मतलब अपना पीसी वगैरह और लैपटॉप वगैरह वहीं पे रख दिया था सर मैं। सर आपने टेस्ट कब लेना है दोबारा आगे?